कक्षा दसवीं कक्षा के विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 1, निम्न में से दुर्बल अम्ल है। नंबर अ HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ब CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल, स HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल और द में है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं। तो इन चारों अम्लों में से दुर्बल अम्ल CH3COOH ये दुर्बल अम्ल है। CH3COOH अर्थात एसिटिक एसिड। बाकी ये जो तीन अम्ल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तीनों प्रबल अम्ल है, तो ध्यान देवे। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अपररूपता प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पर नंबर अ है फास्फोरस, नंबर ब सोडियम, नंबर स सल्फर और नंबर द ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर नंबर ब सोडियम, जिसे लैटिन में नेट्रियम भी कहा गया है, Na, ये एक तीव्र क्रियाशील धातु है, ये अपररूपता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, परम शून्य तापमान है। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा तापमान है जो परम शून्य तापमान कहलाता है। नंबर अ 273 डिग्री सेल्सियस, नंबर ब 373 डिग्री सेल्सियस, नंबर स 273 डिग्री फ़ारेनहीट और नंबर द -273 डिग्री सेल्सियस। सही इसका उत्तर है -273 डिग्री सेल्सियस। ये परम शून्य तापमान का मान होता है इतना। ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 4, एक लेंस की क्षमता +5D है अर्थात +5 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी नंबर अ 75 सेंटीमीटर, नंबर ब 25 सेंटीमीटर, नंबर स 50 सेंटीमीटर और नंबर द 20 सेंटीमीटर। देखिए, इस प्रश्न को हमें हल करके देखना होगा। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच संबंध होता है। देख लीजिए, क्षमता, लेंस की क्षमता बराबर 1/f। तो लेंस की जो क्षमता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपात में इस प्रकार के संबंध में है। ठीक है। आइए यहाँ पर हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी निकालने के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पर लिख लें। तो फोकस दूरी यहाँ पर लेंस की जो क्षमता है कितना दिया हुआ है, +5D। तो यहाँ पर D का मान कितना है, तो D का मान यहाँ पर 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 और ये है मीटर में। इसको सेंटीमीटर में बदल दे तो 0.2 मीटर का हमको गुणा कर देना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुणा कर दे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एक लेंस की जो क्षमता है वो +5D है, तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर लिखा है +5D, प्लस यह बताता है कि लेंस जो है उत्तल लेंस है। लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। अगर यह लेंस की क्षमता अगर माइनस में होता तो हम कहेंगे कि लेंस अवतल लेंस है। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। तो इस प्रकार लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। नंबर द ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? अ प्राकृतिक चयन, ब कार्य चयन, स यौवन चयन, द कृत्रिम चयन। देखिए, जो कृत्रिम चयन होता है वो मानव के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक चयन प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर पालतू कुत्तों की जो आधुनिकतम जो नस्ल है वह कृत्रिम चयन विधि से ही यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है द कृत्रिम चयन। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, स्वपोषी किस पोषक स्तर पर आते हैं? स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम उत्पादक के रूप में भी जान सकते हैं, पौधे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए 4 विकल्प है, अ प्रथम, ब द्वितीय, स तृतीय और द अंतिम। तो इसका सही उत्तर है प्रथम। तो स्वपोषी प्रथम पोषक स्तर पर आते हैं। ठीक है, अर्थात उत्पादक पौधे। अगला प्रश्न है नंबर 7, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है? एम्पियर है कि वाट है, स ओम है, यदा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम को माना गया है और इसका जो सिंबल है इस प्रकार बनाया जाता है, ये इस प्रकार से, ये ओम का संकेत है, प्रतीक है। तो इसका सही उत्तर हो गया प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, कैल्शियम सिलिकेट है, तो कैल्शियम सिलिकेट क्या है? नंबर अ मिश्र धातु, नंबर ब गैंग, नंबर स धातुमल स्लैग जिसको बोलते हैं, और नंबर द गालक। देखिए, कैल्शियम सिलिकेट, इसका अगर हम रासायनिक सूत्र देखिए तो CaSiO3। तो ये कैल्शियम सिलिकेट है जो धातुमल होता है, यह धातुमल या स्लैग इसे ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम सिलिकेट, इसका उत्तर सही है सा धातुमल। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नंबर अ अंडाशय, नंबर ब गर्भाशय, नंबर स शुक्रवाहिका, नंबर द अंडवाहिका। तो यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कह रहा है, तो यहाँ पर जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा जनन तंत्र का न होकर के नर जनन तंत्र का ये भाग होता है। बाकी अ ब और द ये मादा जनन तंत्र का भाग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, समतल दर्पण, एक समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है? ऑप्शन अ 2 थीटा कोण से, नंबर ब 3 थीटा कोण से, नंबर स 4 थीटा, नंबर द थीटा कोण से। तो यहाँ पर समतल दर्पण को अगर 2 थीटा जितने कोण से हम घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण जो है वह उसका 2 गुना हिसाब से घूमती है। तो इस हिसाब से 2 थीटा का 2 गुना क्या हो गया? 4 थीटा। तो इसका सही उत्तर है स 4 थीटा। नंबर 11, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है अ 7, ब 7 से कम, स 7 से अधिक, इस प्रकार से। तो देखते हैं, तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। तो इस हिसाब से उत्तर ब सही है। प्रश्न क्रमांक 12, समान गुणों वाले 3 तत्वों की त्रिक बनाकर वर्गीकरण किया, किस वैज्ञानिक ने वर्गीकरण किया? तो इसके लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, मोसले ने, नंबर ब मेंडलीफ ने, नंबर स डोबेराइनर ने और नंबर द न्यूलैंड्स ने। तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि समान गुणों वाले 3 तत्व, मान लीजिए समान गुण वाले तत्व 3 तत्व हैं, लिथियम और सोडियम और एक तत्व है पोटेशियम, तीनों सक्रिय धातुएं हैं। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु भार होता है, लिथियम का परमाणु भार लगभग 6.9 परमाणु द्रव्यमान, पोटेशियम को होता है 39.1।
तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो 6.9 धन 39.1 ये, तो ये हो जाएगा 46/2 अर्थात कितना आ गया 23। ये जो 23 है बीच वाले तत्व सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो त्रिक नियम, इसे ही त्रिक नियम कहा जाता है। 3 समान गुणों वाले तत्वों को एक परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर उनको जमाया जाए तो पहला और तीसरा दोनों तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का योग का औसत निकाले तो वह जो औसत आता है वो ठीक बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। इसे त्रिक नियम कहा जाता है। त्रिक नियम, इस त्रिक नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे डोबेराइनर, इसलिए इसको डोबेराइनर का त्रिक नियम भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर आ गया आपका नंबर सा डोबेराइनर। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, बॉक्साइट अयस्क का सूत्र है। देखिए बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो देखते हैं यहाँ पर नंबर आ MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का है ये। यहाँ पर है Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। नंबर सा है Fe2O3 ये आयरन का ऑक्साइड है। और नंबर द SnO2 ये टीन का ऑक्साइड है। तो चूंकि बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं तो इसका नंबर ब उत्तर सही है। ये बॉक्साइट अयस्क, इससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 14, हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में निम्नलिखित प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। ध्यान दीजिए, हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में समसूत्री प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, और तो इस प्रकार जैसे अर्धसूत्री विभाजन है, ये जनन तंत्रों में ही इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन जो है हमारे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन पाया जाता है। एक और विभाजन होता है असूत्री विभाजन, जो प्रायः एक कोशिकीय जीवों में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर 10 समसूत्री विभाजन। नंबर 15, सौर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग करते हैं सौर सेल बनाने में? तो नंबर आ सिलिकॉन, नंबर ब फास्फोरस, नंबर स सल्फर और नंबर द इनमें से कोई नहीं। देखिए सौर सेल बनाने में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन। प्रकृति में ये प्रचुर मात्रा में मौजूद है, तो इस दृष्टि से भी इसका उपयोग आसान है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, आम के एक पेड़ पर लगभग 2234 कीड़े, 56 पक्षी और 3 सांप रहते हैं, तो ऊर्जा का पिरामिड होगा। देखिए ऊर्जा का एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण को इंगित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ऊर्जा क्रमशः यहाँ पर इस क्रम में है कि इतनी संख्या में कीड़े हैं तो 56 पक्षी हैं और 3 सांप है। तो ऊर्जा का पिरामिड इसका सीधा ही होगा, तो इसका उत्तर है आ सीधा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी वस्तु सबसे अच्छा उसमें चालक है? ध्यान दीजिए, लोहा, नंबर ब एस्बेस्टस, नंबर स कांच, नंबर द लकड़ी। यहाँ पर लोहा जो है धातु है। ठीक है, और धातु जो होते हैं अन्य की अपेक्षा ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक माने जाते हैं। तो इन चारों में अगर हम कहें कि सबसे अच्छा ऊष्मा चालक किसमें पाया जाएगा तो लोहा में पाया जाता है। तो सही उत्तर है लोहा। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के विपरीत लक्षण वाले गुणों का अध्ययन किया। निम्न में से कौन सा उनके अध्ययन में शामिल नहीं था? नंबर आ यहाँ पर लंबा और बौना पौधा, नंबर ब पीले और हरे बीज का,
रंग का है। नंबर सा है अगस्थ और कक्षस्थ पुष्प। नंबर द है चिकना और खुरदरा तना। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था मटर के पौधों को लेकर के विपरीत गुण वाले, विपरीत लक्षण वाले, तो उसमें चिकना और खुरदरा तना ये उनके अध्ययन में शामिल नहीं था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। खाने का सोडा का सूत्र है। खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नंबर अ NaHSO4, नंबर ब Na2CO3, नंबर सा NaHCO3, नंबर द NaCO3 × 10H2O। ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक नाम पहले देख लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको एक और नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इस दृष्टि से सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव। नंबर आ वस्तु से छोटा, नंबर ब वस्तु से बड़ा, नंबर स समान आकार का, नंबर द वास्तविक। ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव वस्तु से छोटा ही बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आ, वस्तु से छोटा। प्रश्न क्रमांक 21। पानी में नींबू का रस मिलाने पर पानी का पीएच मान होगा क्या? 7 से अधिक, 7 से कम, या 7, अथवा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, सामान्य रूप में अगर हम कहें जैसे आसुत जल, तो अगर उसको एक माना गया पीएच मान 7, उदासीन माना गया है उसको, ठीक है। लेकिन अगर सामान्य जैसे पानी में अगर हम नींबू का रस मिला दें, अर्थात अम्ल मिला दें, नींबू का रस यानी अम्ल, तो उसका जो पीएच मान है 7 से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है 7 से कम। प्रश्न क्रमांक 22। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है। उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए, तत्व का परमाणु क्रमांक, एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक है 19। तो वह जो तत्व होगा वो पोटेशियम होगा, अर्थात कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु द्रव्यमान 39 या 39.1 माना जाता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ध्यान दीजिए, जैसे K कोष, L कोष, M कोष, N कोष। तो K कोष में बोर-बरी योजना अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है अगले कोष L में जाएगा, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। 8 जैसे ही इसमें होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन अगले कोष M में प्रवेश करेगा, तो इसमें 8 होंगे। इनको जोड़कर देखिए, 8 8 16 और 2 18 और 1 बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन N कोष में जाएगा। तो इस प्रकार परमाणु क्रमांक 19 वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नंबर आ, तो 8 8 1 सही उत्तर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीतल, ध्यान दीजिए, पीतल जो है किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल एक मिश्र धातु है। तो किन धातुओं को मिला करके आपस में मिश्र धातु बनाया जाता है? वास्तव में पीतल एक समांगी मिश्रण है। किनका? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तांबा और जिंक, ब में है तांबा और टीन, स में है सीसा और टीन, द में है लोहा और कार्बन। तो यहाँ पर पीतल जो है वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। देखिए, तांबा और प्लस जिंक, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, तांबा को कॉपर। तांबा का संकेत है Cu और जिंक का संकेत है Zn, जस्ता का। यहाँ पर दोनों का जो अनुपात होता है वह 60 से 80%
मान लीजिए जो पीतल बनाया जा रहा है, अगर 60% अगर हम तांबा ले रहे हैं, ठीक है, कितना ले रहे हैं, 60% अगर तांबा ले रहे हैं तो जस्ते का अनुपात 40% होगा। और अगर 80% तांबा ले रहे हैं तो जस्ते का अनुपात 20% होगा मात्रा। तो इस प्रकार से 60-80 या 40-20 है ना, 40-20 इस अनुपात में लिया जाता है। ये कॉपर की मात्रा है और ये जस्ता यानी जिंक की मात्रा है। तो मिश्र धातु पीतल प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया नंबर अ, तांबा जिंक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 24। पुष्प में नर जननांग है। नंबर अ जायांग, नंबर ब पुंकेसर, नंबर स अंडाशय और नंबर द परागकोश। वास्तव में यहाँ पर देखेंगे पुष्प में जो नर जननांग है वो पुंकेसर के समूह को कहा जाता है। ठीक है, पुंकेसर का जो समूह होता है वो नर जननांग होता है, इसे पुमंग भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुंकेसर। ठीक है, नंबर 25। कौन सी वस्तुओं से ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर है जैसे चाय, नंबर ब में पानी, नंबर स में हवा, नंबर द में निर्वात। ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। तो संचरित होने की कुछ विधियां हैं, जैसे चालन विधि, संवहन विधि है। जैसे यहाँ पर देखेंगे चालन विधि, संवहन विधि और जैसे है विकर्ण विधि। तो यहाँ पर विकर्ण विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि चालन और संवहन विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है, और वह माध्यम हवा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं विकर्ण यानी सूर्य का प्रकाश। अंतरिक्ष से जब सूर्य हमारे धरती तक पहुँचती है तो वायुमंडल के ऊपर में वैक्यूम है, निर्वात है, फिर भी सूर्य की प्रकाश हम तक पहुँचती है, यानी विकर्ण। तो यहाँ पर है कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो सकता। तो संवहन तो यहाँ पर स्वाभाविक है, निर्वात। इसका सही उत्तर क्या है, निर्वात। निर्वात में संवहन द्वारा नहीं होगा, क्योंकि संवहन के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता होगी। तो सही उत्तर है निर्वात। आइए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 26। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना। नंबर अ 1, नंबर ब 0, नंबर स 14, नंबर द 7। देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। यहाँ पर जैसे मध्य यहाँ पर 7, इसको उदासीन पॉइंट माना था। ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ से अगर जाएंगे तो विलयन में है क्षारीयता का गुण आते जाएगा। अगर इधर नीचे जाएंगे 7 से कम में तो विलयन जो है अम्लीय होते जाएगा, अम्लता का गुण आएगा। तो इस प्रकार से उदासीन विलयन का पीएच मान, इसका सही उत्तर है नंबर द 7। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है। नंबर आ सोडियम, नंबर बा क्लोरीन, नंबर सा हीलियम, नंबर द हाइड्रोजन। तो देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि आवर्त सारणी में जब देखेंगे तो हाइड्रोजन को पहले आवर्त के पहले वर्ग में रखा गया है, और इस हाइड्रोजन के नीचे इस वर्ग में या समूह में जितने भी और तत्व हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी हाइड्रोजन से भिन्न गुण धर्म वाले हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 28। वृक्क की इकाई है। तो ये भी उत्सर्जन तंत्र का एक प्रमुख भाग है वृक्क। तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। तो इसका उत्तर है अ नेफ्रॉन। आगे अगला प्रश्न है नंबर 29। मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन्स स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है, अर्थात हमारे शरीर में जो हार्मोन्स स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है उन सबका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली उस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो उस ग्रंथि का क्या नाम है। तो नंबर अ पीयूष ग्रंथि, नंबर ब यकृत,
नंबर सा एड्रिनल ग्रंथि, नंबर द पीनियल ग्रंथि। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर अ पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ही ऐसा है जो शरीर के सभी हार्मोन से स्रावित करने वाली ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा गया है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं 31। प्रश्न क्रमांक 31। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है तो वह तत्व होगा। तो देखिए 281 के कोस, एल कोस, एम कोस, तो इन सबका अगर हम योग करेंगे 8 2 10 और 1 11, तो 11 परमाणु क्रमांक वाला जो तत्व है वो सोडियम होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में भी दिया हुआ है कि पोटेशियम, हीलियम, सोडियम, नियॉन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 7 सोडियम। प्रश्न क्रमांक 32। ओम के नियम का सही रूप है। देखिए नंबर आ, ये ओम का संकेत हो गया, प्रतीक। नंबर बा, यहाँ पर भी अनुक्रमानुपाती है आई, ठीक है, भी यहाँ पर विभवांतर है, ठीक है, जो परिपथ है उसके सिरों पर उत्पन्न, और आई जो है उस परिपथ से प्रवाहित धारा होता है। नंबर सा आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर जो है प्रतिरोध है, ठीक है, वी अपॉन आई, और आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर ऑप्शन है ओम का नियम का, तो है आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये सही उत्तर है। नंबर 33। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ध्यान दीजिए, नंबर आ मुंह से, नंबर ब ग्रसनी से, नंबर सा आमाशय, नंबर द छोटी आंत। तो भोजन जो होता है वो पाचन जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भोजन को हम मुख में रखते हैं, दांतों के द्वारा उसको चबाते हैं, तो वहाँ पर उपस्थित लार ग्रंथियाँ, लगभग मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो लार वहाँ पर भोजन में मिलता है, जिसके कारण भोजन जो है आसानी से चबाया जाता है और उसका एक पेस्ट लुगदी के रूप में वो बनता है, और उसके बाद वो उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन का पाचन तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर है नंबर 8। प्रश्न क्रमांक 34। रक्त में शर्करा का नियंत्रण करती है। शक्कर की मात्रा, शर्करा। नंबर आ एड्रिनल ग्रंथि, नंबर ब पीनियल ग्रंथि, नंबर सा अग्नाशय, नंबर द पैराथायराइड ग्रंथि। ध्यान दीजिए, रक्त में शर्करा का जो नियंत्रण है वह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय में एक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है ना, तो इंसुलिन, यही जो है वह शर्करा पर नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, यदि इंसुलिन किसी व्यक्ति में कम बन रहा है या नहीं बनता, तो माना जाता है कि वह डायबिटीज या शुगर का प्रॉब्लम है, उसको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दृश्य प्रकाश में किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। नंबर अ लाल, नंबर ब हरा, नंबर स बैगनी, नंबर द जामुनी। तो यहाँ पर देखिए दृश्य प्रकाश में बैगनी रंग अर्थात वायलेट कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, और अगर दूसरी ओर देखें सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य है तो लाल रंग के प्रकाश का होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जो लगभग 400 नैनोमीटर तक का होता है, जबकि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जो देखा जाए तो 625 से लेकर के 740 नैनोमीटर के बीच होता है। इसीलिए रात्रि के समय हम लाल रंग के प्रकाश को आसानी से दूर से देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 37। तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का रुकना यह कहलाता है। नंबर अ प्रकाशीय क्रिया, नंबर ब अंधकार अभिक्रिया या क्रिया, नंबर स सोलराइजेशन, नंबर द इनमें से कोई नहीं। देखिए तीव्र प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण का रुकना ये जो है सोलराइजेशन कहलाता है, उत्तर स। आइए एक प्रश्न यहाँ भी है। पाचन तंत्र के किस अंग में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ध्यान दीजिए, नंबर अ ग्रसनी, नंबर ब आमाशय स्टोमक,
नंबर स छोटी आर, नंबर द बड़ी आर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पाचन तंत्र के आमाशय स्टोमक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, इसकी दीवारों में जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो सही उत्तर है आमाशय। आइए प्रश्न क्रमांक 38 देखते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी से रोग होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। अ एनीमिया, ब बेरी-बेरी, स घेंघा, द क्वाशियोरकर। ध्यान दीजिए, बेरी-बेरी जो रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है, ये विटामिन जनित रोग है। नंबर स घेंघा, यह आयोडीन की कमी से यानी खनिज लवण संबंधी अल्पता संबंधी ये रोग है घेंघा। नंबर द क्वाशियोरकर, ये वास्तव में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण संबंधी ये रोग है पीईएम। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी से, तो ये जो है पहला उत्तर ही इसका होगा, ए एनीमिया। इसमें क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का बनना एक प्रकार से या कमी हो जाता है या बनना कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है, इसको अरक्तता भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 39, हीरे का अपवर्तनांक होता है। हीरा एक कठोर पदार्थ है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर कहें, निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो ये होता है 2.42। ठीक है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देखेंगे, पानी का अपवर्तनांक यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो ये होता है 4/3, या इसको कह सकते हैं 1.33। ये पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। वायु का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.00। ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार आप लोग तैयारी करते रहेंगे और शेष अगली कड़ी में भी हम कुछ और प्रश्नों को लेने का प्रयास करते हैं। आप चैनल से जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।